हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्लॉटर के बारे में कि प्लॉटर क्या है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया कि मॉनिटर क्या होते हैं और प्रिंटर क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं और उनके टाइप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लॉटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा कुछ और एक दो आउटपुट डिवाइस रह गई हैं, उन्हें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और कुछ थोड़ा सा पार्ट हम कंप्यूटर की मेमोरी का कवर करेंगे। आज की वीडियो में ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, और सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था जॉब के सिलसिले से। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। आपके सामने ये फाइल ओपन है। सॉरी, मैं आज पीपीटी बना नहीं पाया था पढ़ाने के लिए, तो मैं फाइल पे ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप देखिए प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कोई भी नक्शे, चार्ट या कोई भी डायग्राम को, ग्राफ को प्रिंट कर सकते हैं। जब हम कोई चार्ट, ग्राफ या डायग्राम कंप्यूटर में बनाते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए प्लॉटर सबसे अच्छा माध्यम होता है। जी हाँ दोस्तों, प्लॉटर का इस्तेमाल लेटर छापने के लिए नहीं किया जाता। इसके द्वारा ज्यादातर चार्ट और कोई डायग्राम या आकृतियों को ही प्रिंट किया जाता है। और प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इससे अपन कोई भी सॉफ्ट कॉपी की आकृति को हार्ड कॉपी में प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम जाने कि प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्लॉटर देखिए, प्लॉटर के थोड़े पहले मैं आपको बताता हूँ इसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके बाद में इसके टाइप की तरफ पढ़ूंगा। तो पहले प्रिंटर के जो लाभ हैं, प्लॉटर के लाभ हैं, तो ये है कि प्लॉटर का इस्तेमाल कागज की बहुत बड़ी शीट पर भी कर सकते हैं। जब हम बहुत बड़ी शीट प्रिंट करते हैं, बहुत बड़ी शीट को प्रिंट करते हैं डायग्राम के माध्यम से, प्लॉटर के माध्यम से, तो हम बहुत बड़ी शीट के ऊपर भी डायग्राम को, आकृति को प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि प्लॉटर से कोई भी शीट जो होती है, एल्यूमिनियम की शीट, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक की शीट, किसी के ऊपर भी हम इसको हम प्रिंट कर सकते हैं प्लॉटर से। और साथ ही प्लॉटर के माध्यम से किसी भी समान पैटर्न को भी बिना किसी इमेज खराबी के प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर का नुकसान ये होता है कि ये आकार के हिसाब से बहुत बड़ा भी आता है, तो पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। प्लॉटर बहुत महंगा आता है। ये दो समस्याएं हैं इसकी, महंगाई और इसके जो आकृति, इसका साइज है वो। देखते हैं टाइप कितने हैं। प्लॉटर के दो टाइप होते हैं, एक ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बॉल प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या होता है? ड्रम प्लॉटर आप देख रहे हैं फोटो को, इस फोटो के अंदर एक ड्रम लगा होता है, एक ऐसा लंबा सा ड्रम लगा होता है। और इस ड्रम के ऊपर एक तरफ से कागज चढ़ता है, इस तरफ से कागज चढ़ेगा इसके अंदर, और यहाँ से कागज निकल जाएगा। और यहाँ पे इसके अंदर कई सारे पेन लगे होते हैं। मोस्टली 4 पेन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन किसी किसी में ज़्यादा पेन भी होते हैं। तो ये पेन लगे होते हैं, इन पेन के माध्यम से इस शीट के ऊपर ड्राइंग हो जाती है। तो ये ड्रम प्लॉटर होता है, जिसके अंदर ड्रम लगा होता है और ड्रम कागज को धीरे धीरे आगे खिसकाता है पीछे से आगे की तरफ, और इसमें पेन के द्वारा उसमें ड्राइंग हो जाती है। इस प्रकार के प्लॉटर के माध्यम से रंगीन प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आगे दिया हुआ है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है वो आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, ये फ्लैट बेड प्लॉटर है। इसमें ये बेड की तरह समतल एरिया होता है। इसमें कागज सरकता नहीं है, इसमें बस एक जगह पे समतल एरिया पे कागज लेटा रहता है। और जब समतल एरिया पे कागज लेटा होता है तो लेटे हुए कागज के ऊपर कुछ पेन चलते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर, ये कुछ बॉर्डर के अंदर यहाँ पे पेन लगे हुए हैं। तो पेन चलते हैं और इस पर ड्राइंग करने का काम करते रहते हैं। इस प्रकार से इस पे हम ड्राइंग करते हैं। तो फ्लैट बैक प्लॉटर जो होता है वो कागज को स्थिर एरिया पर लगाकर, शिथिल एरिया पर लगा करके, अवस्था में लगा करके उसके ऊपर पेनों के माध्यम से ड्राइंग की जाती है। और ये पेन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो रंगीन तक और होते हैं, और रंगीन भी हो सकते हैं और कागज को प्रिंट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है साउंड कार्ड क्या होता है। साउंड कार्ड के बारे में पहले बता चुका हूँ एक बार, जब मैंने कंपोनेंट ऑफ पीसी के बारे में बताया था, मदरबोर्ड, रैम, रोम सब बताए थे, वहाँ बताया था साउंड कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। मैं फिर से बता देता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं इसको अपन। एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है, और उसके अंदर हम माइक की पिन लगा देते हैं या स्पीकर की पिन लगा देते हैं। और ये जो साउंड कार्ड होता है, तो साउंड कार्ड साउंड को प्रोड्यूस करता है, बनाने का काम करता है, और उसके बाद हमारे स्पीकर से हमें आवाज़ सुनाई देती है। अगर हमारा स्पीकर
सही है और साउंड कार्ड खराब हो गया है, तो साउंड कार्ड खराब होने के बाद आप चाहे कैसे भी स्पीकर लगा दो, उसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड एक ऐसा कार्ड है, ऐसा बोर्ड है, जो कि साउंड को बनाने का काम करता है। सुनाने का काम नहीं करता, बनाने का काम करता है। और उस साउंड को बाद में हम स्पीकर के माध्यम से सुन लेते हैं। साउंड कार्ड के द्वारा जो साउंड बनता है उसको हम मिडी कहते हैं, MIDI। इस मिडी का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस होता है। मिडी का पूरा नाम याद कर लीजिए, CBCD के एग्जाम में काफी आता है। तो ये इसके बारे में होगा। आगे दिया है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मूवी देखने गए होंगे, वहां आपने देखा होगा पीछे से लाइट आती है और स्क्रीन पर पूरी मूवी दिखाई देती है। तो जिससे वो लाइट आती है वो प्रोजेक्टर होता है। इसके अलावा कई लोग पढ़ाते भी हैं आजकल कोचिंग पर, तो प्रोजेक्टर आपने देखा होगा। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनने वाले किसी भी रिजल्ट को एक मॉनिटर की तरह दिखाने का काम करता है एक स्क्रीन पर। और ये जो प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड से प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर। मूवी प्रोजेक्टर के अंदर से मूवी देख सकते हैं, उसमें वीडियो आ जाएगी, लेकिन उसमें ग्राफिक्स टेक्स्ट अच्छे दिखाई नहीं देगा। उसी तरफ यदि आप स्लाइड प्रोजेक्टर या टेक्स्ट प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं या प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अपन को टेक्स्ट भी इजीली देखने को मिलेगा, साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर किए कंप्यूटर के कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। ज़्यादातर आउटपुट डिवाइस मैंने कल की वीडियो में कवर कर लिए थे, कुछ बचे थे मैंने तो इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और बाकी के मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी के जो अपने टॉपिक शुरू होने वाला है। अब वो टॉपिक शुरू होगा मेमोरी के बारे में, कि कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती है, कंप्यूटर में मेमोरी क्या है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है और सबसे स्लो कौन सी है, कितने प्रकार की होती है। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के इस वाले एरिया में हम कवर कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर की स्मृति या कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, वो यहाँ देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी दोस्तों वो पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड अपन लगाते हैं। मेमोरी कार्ड को मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि डाटा को सेव करने का काम करता है। तो कंप्यूटर के अंदर वो कोई भी पार्ट, कोई भी मशीन, कोई भी हिस्सा जहाँ पर डाटा को हम स्थायी या अस्थायी रूप से सेव कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा 0 1 में सेव होता है, और कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा सेव होता है वो छोटे-छोटे पॉइंटों के रूप में सेव होता है। उन पॉइंट्स को हम सेल कहते हैं, और एक सेल का अपने आप में एक खुद का एक अहम रोल होता है, अपना खुद का एड्रेस होता है, पहचान होती है। जैसे कि हमारा दिमाग है, दिमाग में कई सारे सेल्स होते हैं, सेल्स से मिलकर पूरा माइंड बना हुआ है, और प्रत्येक सेल का कोई ना कोई यूज़ है। यदि कोई एरिया खराब हो जाता है माइंड का, तो हमारा वही एरिया काम करना बंद कर देता है, ऐसा कई बार होता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी जो डाटा सेव करते हैं मेमोरी में, वो छोटे-छोटे सेल्स में सेव होता है, उन्हें हम क्लस्टर या सेल्स कहते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सेल का अपना एक खुद का एक पहचान है, अपना एक अलग ही एड्रेस है, जिसे हम पाथ कहते हैं या सेल एड्रेस कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर सेल जो मेमोरी होती है वो 3 प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। कैश मेमोरी सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। जितनी छोटी मेमोरी उतनी ही तेज मेमोरी होगी। इसके बारे में मैंने बताया था जब मैंने पहली यूनिट के अंदर लास्ट में सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम बताया था। तब मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर होते हैं वो कैश मेमोरी के हिस्से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। अगर पेपर में आता है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो आप कैश मेमोरी लगाएंगे। लेकिन ऑप्शन देख लेना, ये गलती मत करना। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन देखने के बाद आपको मालूम चलता है कि उसके अंदर कैश मेमोरी भी दिया है, रजिस्टर का भी नाम दिया है कोई का, तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होगी, फिर कैश मेमोरी नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे तेज मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी है। लेकिन यदि कैश मेमोरी नहीं दिया है या दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या दे दिया है, कोई रजिस्टर का नाम भी दे दिया है, तो कैश मेमोरी से ज़्यादा तेज रजिस्टर होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर हम जिस जगह पर डाटा सेव करते हैं उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। यह मेमोरी बहुत ही तेज होती है, और इस मेमोरी में अधिकतम यानी कि बार बार पे इस्तेमाल होने वाला, ये ध्यान रखना, इस मेमोरी के अंदर जो डाटा सेव होता है तो बार बार पे इस्तेमाल होने वाला डाटा सेव होता है। ऐसा कोई डाटा जिसका इस्तेमाल सीपीयू बार बार पे कर रहा है, तो उसको ये अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। क्योंकि पहले जब कैश मेमोरी नहीं थी, सीपीयू को ये डाटा लेने के लिए बार बार पे पुरानी मेमोरी जाना पड़ता था, और इस प्रकार से बार बार जाने पर थोड़ा टाइम खराब होता था। लेकिन अब वो अपने अंदर ही सेव कर लेता है, कैश मेमोरी में डाटा सेव कर लेता है,
जिससे डाटा के लिए दोहराव से सीपीयू बच जाता है। और ये जो डाटा हम कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं वो भी हमें कैश मेमोरी के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो कैश मेमोरी है सबसे तेज, सबसे छोटी होती है, और सीपीयू डाटा को इसी से प्राप्त करता है, इसी के यहाँ छोड़ देता है काम करने के बाद, और यही डाटा मेन मेमोरी में पहुंच जाता है और कार्य के दौरान डाटा बच जाता है। इसलिए सीपीयू को इस्तेमाल किया जाता है, सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा भेजे गए निर्देश को भी सेव कर लेती है और परमानेंट सेव नहीं करती, बार मिटा देती है, क्योंकि डाटा कंप्यूटर के या हमारे किसी काम का नहीं होता है, इसको बार बार साफ करना पड़ता है। विशेषता दी गई है कि कैश मेमोरी प्राथमिक से तेज डाटा अस्थायी रूप से सेव करती है, स्थायी नहीं करती। इसे अधिकतम इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम काम करते हैं। इसमें अधिकतम इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो इसमें सेव किए जाते हैं, और इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, बहुत कम होती है, लेकिन काम करने की गति बहुत तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी के बाद आता है। कैश मेमोरी से थोड़ा सा कम स्पीड में काम करेगा। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के नाम से हम जानते हैं, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि डाटा इसमें सेव कर दिया जाता है तो डाटा वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के बंद होने पर मिट जाता है। ये मेमोरी सीपीयू का भाग होती हैं और यहाँ से सीपीयू द्वारा और निर्देश प्राप्त करता है। यहाँ से सीपीयू होता है, वो कंप्यूटर जो होता है वो सीपीयू के द्वारा और अलग निर्देश को प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद सेव भी कर लेता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, डाटा को हम लोग कमांड देते हैं, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय वीडियो इस समय आपके प्राइमरी मेमोरी में सेव होगी। जब कोई काम कर रहे होते हैं, कोई काम चल रहा होता है तो प्राइमरी मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किया जा रहा काम और निर्देश, डाटा संग्रह क्षमता, यह सब इसके अंदर जो होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्राथमिक मेमोरी के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो डाटा सेव सब हो जाता है इसके अंदर, लेकिन लाट जाने के बाद पूरा डाटा इसमें से मिट जाता है। काम खत्म होने के बाद डाटा पूरा मिट जाता है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको मिटाना नहीं पड़ता। शटडाउन होने पर डाटा इसका मिट जाता है। विशेषता क्या है? ये मेमोरी अस्थायी है, सीपीयू का भाग होती है, और पावर सप्लाई खत्म होने पर डाटा मिट जाता है, और अतिरिक्त मेमोरी से थोड़ी सी तेज होती है। सबसे ज़्यादा तेज कैश मेमोरी, उससे कम प्राइमरी और उससे भी कम स्पीड में होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसे अलग से लगाते हैं। तो ये मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सलर मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, सहायक मेमोरी के नाम से। ये मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल के नाम से भी जानी जाती है। इसका इस्तेमाल डाटा को परमानेंटली डाटा सेव करने के लिए करते हैं। इसमें भी डाटा परमानेंट सेव होता है, लेकिन बाद में इसको अपन मिटा सकते हैं, इसलिए ये परमानेंट सेव करती है तो परमानेंट मेमोरी है, लेकिन नॉन वोलेटाइल वर्टाइल मेमोरी नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती, इसका डाटा पहले मुख्य मेमोरी में जाकर सेव होता है। डाटा कहाँ सेव होता है? मुख्य मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी डाटा जो सेव होता है वो पहले मुख्य मेमोरी में आता है, वहां से कैश मेमोरी जाकर के एग्जीक्यूट हो जाता है, चल जाता है। इसके बाद सीपीयू से इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके इसका आउटपुट फिर से सेकेंडरी मेमोरी के पास पहुंच जाता है, प्राइमरी मेमोरी से होता हुआ। विशेषता क्या है कि यह अधिक बड़ी होती है, हमेशा के लिए संग्रहित डाटा रखना पड़ता है, और ये इसकी गति थोड़ी कम होती है, सबसे कम होती है यही, और इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है कैपेसिटी क्षमता में। और डाटा खत्म होने के बाद भी, डाटा बंद होने के बाद भी डाटा इसमें से मिटता नहीं है, डाटा इसमें सेव रहता है। इसकी आगे चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आई फ्लू चल रहा है, मेरी आंखों में थोड़ी तकलीफ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसका आंसर ज़रूर दूंगा, और तत्काल हम इसका जल्द से जल्द आपको इसका रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, आपको इसका आप फीडबैक देने की कोशिश करेंगे। तो आप बस बने रहे हमारे साथ, तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड लक एंड गुड बाय।